हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, बट उसकी एमसीक्यू की क्लास भी लेते हैं। जैसे आज 7 बजे एमसीक्यू की क्लास है 68th लेक्चर के लिए। इस लेक्चर की क्लास जो होगी वो कल होगी आपकी 7 बजे, और ये लेक्चर आता है 5 बजे। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को देखें। एक दिन का टाइम देते हैं, आप याद करो आराम से करंट अफेयर्स को, और फिर अगले दिन एमसीक्यू करो, मस्ती से पढ़ाई करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पास में आ गया होगा, बट नो प्रॉब्लम, वी आर देयर फॉर यू। हम आपको रॉ मटेरियल की सीरीज भी लेकर आए हैं, ठीक है, रॉ नोट्स की सीरीज, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये रॉ नोट्स को मैं हमेशा रॉ मटेरियल बोल देता हूँ, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल और ये सब चीजें पढ़ाता हूँ ना, तो उसके अंदर इस तरह से निकल जाता है। तो रॉ नोट्स की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और उसके साथ साथ आपका एक प्रीलिम्स 2025 का एक सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या सॉल्यूशन है सर ये? ठीक है, प्रीलिम्स 2025 का सॉल्यूशन है, मैं बताता हूँ आपको आगे चलकर। ठीक ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और हमारा जो पहला टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज सॉइल एसिडिफिकेशन। सॉइल एसिडिफिकेशन अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप देखेंगे अभी एक न्यूज आई है जिसके अंदर ये बताया गया कि एसिडिफिकेशन के कारण में स्ट्रिप्स इंडिया की सॉइल को स्ट्रिप ऑफ कर सकता है, मतलब उसकी टॉप लेयर को हटा सकता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हटा सकता है। ठीक है, इंडिया सॉइल ऑफ 3.3 बिलियन टन ऑफ एसेंशियल कार्बन, ठीक है, अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ स्क्विस्ट्रेशन, इस तरह से इसके अंदर बोलते हैं, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। सर चलो समझते हैं भाई, व्हाट इज सॉइल एसिडिफिकेशन। ये अपन इसके अंदर देखते हैं कि रिसेंटली रिपोर्ट्स हाईलाइटेड दैट over 30% of cultivable land in India is said to carry acidic soil which is impacting plant growth। ये एक और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है सॉइल एसिडिफिकेशन पे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल एसिडिफिकेशन, ठीक है। एसिडिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये तो पानी पीते हो ना, पानी, है ना। तो पानी पीते हो तो दैट इज नॉट एसिड, दैट इज न्यूट्रल, है ना। तो एक होता है बच्चों एसिड, और एक होता है बेस, है ना। एसिड का मतलब कि H प्लस आयन जब ज्यादा हो जाता है ना, तब उसको एसिड बोलते हैं। जैसे H2SO4 एक एसिड हो गया, है ना, H प्लस आयन है इसके अंदर। HCl एक एसिड हो गया, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये होता है H प्लस आयन की प्रेजेंस अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको एसिडिक नेचर अपन बोलते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, जब OH प्लस आयन, OH माइनस आयन, सॉरी, OH माइनस आयन ज्यादा हो जाता है तो उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल, जब ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं तो न्यूट्रल होता है। H प्लस जितने हैं उतने ही OH प्लस है, और इससे क्या होता है, इससे जो वाटर मिलता है हमको H2O मिलता है, दैट इज वेरी वेरी न्यूट्रल। अगर ऐसा कोई पानी मिल गया, पी लिया, जिसके अंदर H प्लस ज्यादा है, तो मतलब वो आपने एसिड ही पी लिया, ठीक है। और H प्लस आयंस ज्यादा है तो उसको आपने बोला कि एसिड ही आपने पी लिया। ऐसा कोई पी लिया जिसके अंदर OH माइनस ज्यादा है, तो आपने बेस पी लिया, ठीक है, बेसिक पी लिया, आपने पानी नहीं पिया है, ठीक है। पानी इज ऑलवेज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, अब ये भी अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। देखो भाई, एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल यहाँ पर 7 लिखो, और यहाँ पर 7 से कम है, ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, इस तरह से, है ना। पॉइंट में भी होता है, पॉइंट में भी रहता है फिर, राइट। इसके अंदर ये ज्यादा है पीएच स्केल के अंदर, ठीक है। अभी 7 से ज्यादा जब भी होता है ना, तो दैट इज नोन एज बेसिक। मतलब कि OH प्लस आयन, OH माइनस आयन जो है दैट इज मोर, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर ये 7 से कम होता है, इसका मतलब H प्लस आयन ज्यादा है, ठीक है, H प्लस आयन इज मोर। तो पीएच जब रिड्यूस हो जाता है, 5 से नीचे चला गया पीएच, ठीक है, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं कि भाई ये जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एसिडिक मीडियम। और पीएच जब ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन बेसिक मीडियम बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, सॉइल एसिडिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक ओवर टाइम, मतलब इसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा आ गए होंगे, करेक्टराइज बाय डिक्रीज इन द सॉइल पीएच। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। This phenomena occurs due to the natural process of the human activity and have significant impacts on the soil health, plant growth and the ecosystem balance। इसके बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। क्यों हालत खराब हो जाती है, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेके चला जाता है H प्लस आयन। बहुत खतरनाक आदमी है, बताएंगे आपको। पीएच स्केल्स मेजर्स एसिडिटी और एल्केनिटी। अगर 0 वेरी एसिडिक, ठीक है, और 14 जो है वेरी अल्काइन, और 7 जो है वो दैट इज न्यूट्रल। एसिडिक सॉइल हैव ए पीएच बिलो 7, विच स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल हैव ए पीएच बिलो द 5.5। अगर 5.5 से नीचे पीएच चला गया तो मतलब बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉइल हो गई है। एन इंक्रीज इन द H प्लस आयंस इन द सॉइल लीड्स टू डिक्रीज इन द पीएच, मेकिंग सॉइल मोर एसिडिक, राइट। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं भाई, सॉइल के एसिडिफिकेशन के कॉज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो एसिडिफिकेशन का एक कॉज होता है कि भाई एसिड रेन ही हो जाए, ये तो एसिड रेन हो जाए, राइट, है ना। या फिर ऐसा होता है कि देखो, जैसे रेनफॉल होती है ना, रेन,
उसके अंदर हल्का सा कार्बन होता है। कार्बन जब वाटर वेपर्स और इनसे मिलता है, ठीक है, पानी से मिलता है, वाटर वेपर से मिलता है, तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, राइट। मान लीजिए SO2 बहुत ज्यादा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो पानी जो है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। इससे क्या होता है, ये जो सॉइल के ऊपर जो रेन गिर रही है दैट विल बिकम एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल कॉज के अंदर अगर हम देखेंगे, रेन नेचुरली कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच कैन कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बनिक एसिड। दिस वीक एसिड कैन ग्रेजुअली लोअर द पीएच सॉइल्स स्पेशली इन द एरिया विद हैवी रेनफॉल, ठीक है। इसी तरह से एसिड रेन, अगर हम ज्यादा SO2 यूज करेंगे, ज्यादा अगर हम NO2 यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे H2SO4, है ना, HNO3, इस तरह के एसिड बन जाते हैं और एसिड रेन हो जाती है, राइट। ऑर्गेनिक मैटर्स अगर हम देखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, एज प्लांट एंड द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेस दे रिलीजेस ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियाज और ये सब लगते हैं प्लांट को डिकम्पोज करने के अंदर, तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है और उससे एसिडिटी सेल की धीरे धीरे बढ़ जाती है। दूसरा, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज हमने फर्टिलाइजर भर भर के यूज करे, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, स्पेशली अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, वन लाइक अमोनियम नाइट्रेट और द यूरिया कैन लीड टू द सॉइल एसिडिफिकेशन। और फर्टिलाइजर्स पे तो हमारे को सब्सिडी मिलती है, तो हम भर भर के यूज करते हैं, मुट्ठी भर भर के, ठीक है, कट्टों पे कट्टे, राइट। द फर्टिलाइजर्स ब्रेक डाउन इनटू द अमोनियम आयंस, ठीक है, NH4+ आयंस, विच कैन कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट, ठीक है, एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, और H+ आयन रिलीज हो जाता है, तो ये एसिडिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है साहब, ये समझ में आ रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स SO2, NOx, नॉक्स गैसेज ये रिलीज होती है। तो इससे क्या होता है, इससे फिर आप देखेंगे कि जब पानी गिरता है, ठीक है, बारिश का पानी गिरता है, तो इससे रिएक्ट करके HNO3 H2SO4 ये बना लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द ट्रीज एंड द वेजिटेशन रिमूव नेचुरल बफर्स लाइक द प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट रूट्स क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक तरह से बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट ही हटा दिया पूरा का पूरा, है ना, ट्री हटा दिया, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो वो बैक्टीरिया नहीं होंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसकी एसिडिटी जो होती है वो उसको रिड्यूस करते रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्लांट ही नहीं रहा, तो बैक्टीरिया कहाँ से होंगे, और एसिडिटी रिड्यूस होगी। इसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, अब इसको अपन बढ़िया तरीके से समझेंगे। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लीचिंग क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको इसके अंदर बढ़ाऊंगा। टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज सॉइल टॉक्सिसिटी कैन रिलीज टॉक्सिक सॉइल एसिडिटी कैन रिलीज टॉक्सिक एलिमेंट्स सच एज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल, है ना। सॉइल के अंदर से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे जो होता है ना एलिमेंट्स, वो रिलीज होने लग जाते हैं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दिस मेटल्स कैन हार्म द प्लांट रूट्स, ठीक है। डिक्रीज सॉइल माइक्रोबल एक्टिविटी, अब मान लो एसिडिक हो गया, ठीक है, तो सॉइल के अंदर जैसे कोई माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, तो ये लोग जो हैं वो मर जाएंगे। बोले साहब एसिड के अंदर कहाँ से काम करें हम, ठीक है। तो डिक्रीज सॉइल माइक्रोबल एक्टिविटी, ये काम करना बंद कर देंगे। क्रॉप यील्ड्स जो हो जाएंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। वाटर क्वालिटी जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, बिकॉज एसिड सॉइल जो होता है उसके कारण बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस लीच कर जाता है। सर अगेन लीचिंग इज देयर। सर ये लीचिंग का पूरा ही पढ़ा दो ना, अच्छे से समझ ही आ जाए, जिससे लीचिंग होता क्या है, ये लीचिंग लीचिंग क्या है सर, ये बता दो हमको, पूरा इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा, डोंट वरी। प्लस कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर देखो सॉइल एसिडिफिकेशन कैन रिड्यूस सॉइल एबिलिटी टू सिक्विस्टर कार्बन। सॉइल जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन का एक तरह सिंक होती है, पर उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि फिर अब वो कार्बन क्या हुआ, कार्बन घूमेगा फिर इधर उधर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में घूमेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। तो सॉइल एसिडिटी विल रिड्यूस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर बताया गया कि एसिडिफिकेशन में स्ट्रिप इंडियन सॉइल्स 3.3 बिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती थी पहले ही। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। इसके कारण सॉइल की एसिडिटी जो होगी उसके कारण क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सॉइल एसिडिफिकेशन यहाँ पर हुआ और उधर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि पहले वो ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द सॉइल एसिडिफिकेशन। चलिए भाई, आगे की समस्या हम समझे। व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, प्लांट को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे हमको चाहिए होता है ना, प्रोटीन चाहिए हो हमको, हमको फैट्स चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमको, ठीक है, वैसे प्लांट को भी चाहिए होता है।
प्लांट को भी जैसे हम है ना, प्लांट को भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के न्यूट्रिएंट्स अलग है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, अमोनियम, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब चीजें चाहिए होती है। अब क्या होता है, जैसे ये सॉइल है, सॉइल के अंदर है ना ये मैग्नीशियम 2+ आराम से सॉइल के साथ अच्छी रिएक्शन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। कैल्शियम 2+ ये आराम से सॉइल के साथ रिएक्शन बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है। सॉइल के अंदर जो होता है ना, जो सॉइल के अंदर एनायंस, ये तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज, अगर आप देखेंगे Ca2+ है, राइट। तो सॉइल के अंदर कुछ एनायंस भी होते हैं जो नेगेटिव, जिनके ऊपर चार्ज होता है, एनायंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके साथ अच्छी रिएक्शन बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसका काम ये चल रहा है कि हाँ भाई, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, उससे हमने अच्छी रिएक्शंस यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं, है ना, मैग्नीशियम 2+, और इस तरह से ये सॉइल के ऊपर रहता है। अब क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम 2+ सॉइल के अंदर जो नेगेटिव आयन, उससे अच्छी रिएक्शंस बनाकर बैठा हुआ है। कैल्शियम 2+ सॉइल के अंदर जो नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, उससे अच्छी रिलेशन बनाकर बैठा हुआ है, और इसीलिए वो सॉइल के साथ है। अब क्या होता है, H+ आयन आता है। H+ आयन बहुत ही डूड टाइप का बंदा है भाई, है ना, डूड टाइप का बंदा है, राइट। इसको सब आता है, अंग्रेजी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोल लेता है, और बहुत ही स्मार्ट भी दिखता है, समझ में आ रहा है। और इसके पास, इसको बहुत सारी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये सब खेलने आती है। तो नेगेटिव आयन जो होता है ना, उसका मैग्नीशियम 2+ से मुंह खत्म होने लगेगा, और ये बोलेगा कि भाई मैं तो इसके साथ इंगेज हो रहा हूँ, मतलब ये बन जाएगा एक्स। समझ में आ रहा है? और ये नेगेटिव आयन H+ आयन से इंगेज हो जाएगा। अब ये हो गया फ्री, ये भगवान मैं क्या करूं, डिप्रेशन में आ गया। इसी तरह का हाल कैल्शियम 2+ के साथ भी हो, ये भी डिप्रेशन में आ गया कि मेरी जगह H+ आयन यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। ये भी हो रहा है कैल्शियम 2+ की नेगेटिव आयन के साथ H+ आयन। तो अब ये दोनों है ना, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, लीच लीच आउट हो जाएंगे। लीच आउट मतलब नीचे चले गए, है ना। मैग्नीशियम 2+ पाताल लोक के अंदर चला गया, कैल्शियम 2+ पाताल लोक के अंदर चला गया, और इसके कारण यहाँ पर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं। अब ये प्लांट कह रहा है कि भैया कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता था, बोले उसकी तो गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर H+ आयन के साथ हो गई थी, तो वो तो दुनिया छोड़ के चला गया पाताल लोक के अंदर। अरे, ये प्लांट बोला भाई मेरा बहुत काम होता था उनसे, ये लड़की का चक्कर बाबू भैया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसको पढ़ लेते हैं बच्चों अपन। तो देखो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज द कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, मैग्नीशियम एंड पोटेश आर लीस्ट फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई थी। H+ आयन के साथ ओ आयन, वो जो H+ आयन के साथ नेगेटिव आयन जो थे, वो हो गए थे लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, H+ आयंस reacts with the essential soil nutrients like कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। these nutrients dissolve in the waters, ठीक है, get washed away deeper into the soil। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, देखो, न्यूट्रिएंट्स कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम, पोटेशियम स्टिक टू दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सॉइल के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहले इसके साथ था, नेगेटिव चार्ज के साथ एनायन के साथ कैल्शियम। पर फिर हाइड्रोजन आए विच आर पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन आए compete with the nutrients like the cations, इनसे compete करा फॉर बाइंडिंग स्पॉट ऑन द सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल के अंदर फिर इसको बाइंडिंग, बिकॉज H+ आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, डूड है, ठीक है। तो दे पुश ऑफ और डिस्प्लेस द न्यूट्रिएंट कैटायंस फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल H+ रिप्लेसेस Ca2+ ऑन द सॉइल पार्टिकल्स, और खुद उसके साथ रिएक्ट कर। अब ये हो गया बिल्कुल वेले, एक्स एक्स बने घूम रहे हैं, ठीक है। तो दे बिकम फ्री इन द सॉइल वाटर इंस्टेड बीइंग हेल्ड बाय द सॉइल। अब सॉइल इसको पकड़े हुए नहीं रख रखी, ठीक है, तो ये नीचे चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हो गया लीचिंग, दिस इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस। तो जैसे H+ आयन इंक्रीज हो जाता है सॉइल के ऊपर, तो लीचिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज H+ आयन कैटायन एनायन से रिएक्ट कर लेता है, जिससे पहले रिएक्ट कर रहे थे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, अब मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ फ्रीली मूव कर रहे हैं, और फ्रीली मूव करते करते फिर नीचे गर्त में समा जाते हैं, राइट। तो ये लीचिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। अब चलो बच्चों, मैं तुमको एक स्कीम बताता हूँ प्रीलिम्स 2025 की, 2025 के लिए एक स्कीम बता रहे हैं, ठीक है। ये स्कीम ये है कि भाई देखो, 4 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो। क्या बोले हम? 4 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो। पहला है पॉलिटी, भर भर के क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज इकोनॉमिक्स, इसमें भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और फोर्थ जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री।
पहले ये चार चीजें करो भाई कंप्लीट, ये नहीं हो रही तुमसे तो तुम भूल जाओ फिर। यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते हो तो हमने इसके ऊपर मॉड्यूलर कोर्सेज बना रखे हैं। और अभी क्योंकि ये समय आ चुका है देखो, तो हमने इसके ऊपर एक ऑफ भी दिया है आपको कि इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स लोगे तो पॉलिटी का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर ऑफर यहाँ पर चल रहा है अभी। दिस ऑफर इज गोइंग टू बी स्टॉप, आई थिंक 28 फेब तक ये चलेगा ऑफर। 28 फेब तक, फेब का पूरा महीना है। सोच लो आराम से, इसके बाद फिर इसका ऑफर का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज समय ही नहीं बचा, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो फिर तो तुम अगले साल ही लेना, फिर अगले साल के लिए अलग अगले साल वाले कोर्सेज लेना फिर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर आप ले रहे हैं कोर्स, तो इसके अंदर पॉलिटी का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और दिस कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे पता है अभी 37 लेक्चर हुए हैं, एक एक घंटे के लेक्चर हैं, ज्यादा बड़े लेक्चर है नहीं, ठीक है। 37 लेक्चर हुए हैं इसके अंदर, कम से कम ने 400 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर लिए। 7 तो इसके ऊपर वीकली टेस्ट करवा दिए मैंने, वीकली टेस्ट। और डेली के क्वेश्चंस करके उसके अंदर 7 वीकली टेस्ट के अंदर कम से कम इसके अंदर हो गए होंगे 250 के आसपास क्वेश्चंस, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं एक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो 250 के क्वेश्चंस इसके अंदर हो गए होंगे। और इसके अंदर वीकली टेस्ट के वो डेली टेस्ट के अंदर आराम से 200 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो 400 प्लस क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए। और हर एक चीज मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, कन्वेंशन से लेके सब कुछ याद भी करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इनफैक्ट ये जो कोर्स है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कोर्स से भी बढ़िया कोर्स है। देखो रिलेटिवली हम बता रहे हैं, सबसे पहले एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेस्ट कोर्स है हमारे पास, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स कोर्स है, इकोनॉमिक्स कोर्स के अंदर भी सब कुछ कवर करा गया है, ठीक है। आपने पता ही है आपको मैं किस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इसके अंदर भी 500 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके एक दो अपडेट क्लासेस मैं आप ले लूंगा, ठीक है, फ्रॉम मतलब प्रीलिम्स 2025 से पहले ले लूंगा, ठीक है। मार्च के महीने के अंदर इसकी कुछ अपडेटेड क्लासेस और ले लूंगा। ये अभी हमने इस साल ही ये कोर्स निकाला था, राइट, अभी ये कोर्स खत्म हुआ है थोड़े दिनों पहले। और प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है ना प्रीलिम्स और मेंस का। पर हमने पहले प्रीलिम्स का अच्छे से पढ़ाया है इसके अंदर, आगे की 30 to 35 क्लासेस आई थिंक प्रीलिम्स की हैं। तो वो चीजें आप देख लेना, प्रीलिम्स का कोर्स देख लेना, मेंस का बाद में देख लेना। तो ये कोर्स इकोनॉमिक्स कोर्स, एनवायरमेंट का कोर्स, ठीक है। एनवायरमेंट कोर्स तो पूरा प्रीलिम्स बेस्ड कोर्स है, ठीक है। प्रीलिम्स बेस्ड कोर्स है एनवायरमेंट का कोर्स, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट का कोर्स और इकोनॉमिक्स का कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको पॉलिटी का कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी समय ये आ गया है कि भाई करना ही पड़ेगा अब आपको कुछ ना कुछ, तो ठीक है। अगर खुद पढ़ सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। बट आपको इसके ऊपर कम से कम 500 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट पे करने होंगे। आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी है, बिकॉज ये टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चार सब्जेक्ट आप जरूर कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये कर लो बस तुम, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो फिर सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग क्या है ये भाई अपन इसके अंदर समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया गिफ्टेड सोहराई पेंटिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेंटली हेल्ड ब्रिक्स समिट इन कजान, ठीक है। चलो भाई समझते हैं इसको, सोहराई पेंटिंग क्या है। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। झारखंड से ये पेंटिंग है सोहराई, तो आप देखेंगे झारखंड की पेंटिंग है दैट शोकाज द कल्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द रीजन, राइट। तो इट इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल कम्युनिटी जो कि हजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती है, एंड इज क्लोजली लिंक टू द सोहराई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। तो हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर एक सोहराई फेस्टिवल होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी ये पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई सोहराई पेंटिंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक्चुअली ये पेंटिंग्स जो होती हैं प्लांट, ट्रीज, बर्ड, इनकी पेंटिंग होती है। देखो यहाँ पर एनिमल्स आर देयर, ठीक है, प्लांट्स आर देयर, ठीक है, बर्ड्स आर देयर, ची ची करती चिड़िया, ठीक है, सौंप भी है यहाँ तो, राइट। इस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर बनती है। तो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर, ट्रीज होते हैं, राइट, बर्ड्स होते हैं, राइट, एलिफेंट्स होते हैं, राइट, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, काऊ, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, ठीक है। और ऐसी पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक तरह से व्लादिमीर पुतिन को दी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Sorai painting often depicts animals like the cows, bulls, elephants, and the birds, plant, trees, and other elements of the nature. The painting highlighted the tribal community's dependence on the nature कि देखो हम कितना नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। In 2020, सोहराई पेंटिंग received a GI टैग recognizing unique cultural values, ठीक है। तो झारखंड की पेंटिंग है, आपको मैंने बताया ट्राइबल कम्युनिटीज बनाती है। अब ट्राइबल कम्युनिटीज तो आसपास जो उनको देखते हैं, जो उनकी
लाइवलीहुड है, उनके ऊपर ही ये बनाएंगी, ठीक है। दीज पेंटिंग्स आर ट्रेडिशनली क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द मड ऑफ द हाउस, ठीक है। ऐसा होता है ना, घर है, घर को लीप देते हैं ना गोबर से, ठीक है। गाँव के अंदर देखना गोबर लगा देते हैं घर के ऊपर, और फिर गोबर सूख जाता है तो वो उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, फिर उनके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो सोराई पेंटिंग इस तरह से आप देख सकते हैं। द आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस प्रीडोमिनेटली बाय द संथाल, मुंडा ट्राइब, औरन ट्राइब एंड कुर्मी ट्राइब्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन अभी डीआरडीओ ने काम करके दिखा दिया है, ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारा जो अगर आप देखेंगे, जो अंतरिक्ष के अंदर हम इंसान भेजना चाहते हैं ना, देख, ठीक है, जैसे कल्पना चावला गई थी, ठीक है, वैसे अगर हम इंसान भेजना चाहते हैं तो स्क्रैमजेट इंजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पहले हमारे पास था नहीं, अब हमने इसके अंदर बना लिया, ठीक है। तो डीआरडीओ हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी और द डिफेंस, हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी में डीआरडीओ की, ठीक है, हैज टेकन इनिशिएटिव इन डेवलपिंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट और स्क्रैमजेट सॉरी पावर्ड हाइपोसोनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखो भाई, कोई भी चीज ऊपर जाएगी ना, तो उसके अंदर वो कैसे जाएगी, फ्यूल से जाएगी। फ्यूल बढ़ोगे, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह का फ्यूल बढ़ते हैं 3 स्टेज इंजन के अंदर, तो ये फ्यूल जलते जाते हैं, या फिर सॉलिड जो है सॉलिड लिक्विड वाला भी होता है, या फिर सॉलिड 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 ऐसे भी हो सकता है, तीनों के अंदर सॉलिड 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 फ्यूल डाल दिया। फ्यूल मतलब फ्यूल, सॉलिड लिक्विड और गैस फ्यूल, राइट। इस तरह से कुछ फ्यूल आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर वो ऊपर जाएगा, बिना ईंधन के तो जा नहीं पाएगा। अब यार ये फ्यूल इतना सारा डालना, अगर मान लो बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है तो बहुत सारा फ्यूल अपन को डालना पड़ेगा। अब यार फ्यूल डालते हैं तो ये भारी भी होता है, समझ में आ रहा है। और फिर दिक्कत आती है, यहाँ पर फ्यूल डाल रहे हैं तो ये भारी हो रहा है, और भारी होने से दिक्कत आ रही है। इतना ज्यादा जो पेलोड लगाना था, वो ले जाने थे, वो नहीं ले जा पाएगा, फिर फ्यूल ही फ्यूल ले जाएगा ऊपर जाके। तो कुछ ऐसा कर दें कि हमको फ्यूल कहीं और से मिल जाए, जब उड़ान भर रहे हैं तभी मिल जाए, उसके लिए स्क्रैमजेट इंजन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, स्क्रैमजेट इंजन क्या कर रहा है यहाँ पर, यहां से देखो एयर आ रही है, ठीक है, ये एयर है ना, दैट इज द फ्यूल। ओह माय गॉड सर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखो, इसके अंदर जैसे एयर फ्लो इन द इंजन, फ्लो ऑफ एयर विल बी देयर, इंजन के अंदर एयर आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एयर आया, और एयर आकर फिर यहाँ पे इसका कंबशन होगा, और कंबशन होकर जलेगा, और जलकर फिर ये एक तरह से यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एक तरह से थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखो, स्क्रैमजेट इंजन क्या है, एयर ब्रीथिंग इंजन, समझ में आ गया। इज एन एडवांस्ड रैमजेट दैट यूजेस सुपरसोनिक एयर फ्लो फॉर कंबशन इनेबलिंग फास्टर स्पीड, ठीक है। तो वो ऊपर जा रहा है, फ्यूल खत्म हो गया, तो भैया लाओ एयर, एयर को लेता है, और एयर से ही जलाकर काम चला देता है। इट यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन फॉर द थ्रस्ट ऑफरिंग बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। Unlike a turbojet engine, ramjet and scramjet have no moving parts, constituting only an inlet combustor, ठीक है, and a nozzle. Nozzle होता है, और इनलेट के लिए एयर आ जाए उसके लिए होता है, राइट। आर की टू हाइपरसोनिक व्हीकल्स, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चलते हैं, उन व्हीकल्स के लिए टू हैंडल एयर फ्लोज एट द स्पीड अबोव द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, ऑफर मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्क्रैमजेट इंजन। ये स्क्रैमजेट इंजन हमने इसके अंदर बनाया है, राइट। अभी डीआरडीओ ने इसको बना लिया है, राइट। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी मिसाइल्स होती हैं, ट्रैवलिंग एट द ग्रेटर देन 5 मैक स्पीड, ठीक है, 5 मैक स्पीड, 5400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रही है, बाईपास एयर डिफेंस विद हाई स्पीड हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक्स, ठीक है। ग्लोबल रेस फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल, द यूएस रशिया एंड चाइना आर एडवांसिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इन 2021 चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, ठीक है, दैट सर्कल द ग्लोब बिफोर स्पीडिंग टुवर्ड्स इट टारगेट। पहले पूरे ग्लोब पे करता है, फिर जाके टारगेट पे स्ट्राइक करता है। ऐसा इसने, चाइना ने टेस्ट करता न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ रहा है सबको। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शाम को जरूर से जरूर क्वेश्चन सॉल्व करें आप, ठीक है। शेयर करो चाहे मत करो, पर शाम का क्वेश्चन सॉल्व करा करो, ठीक है। 7 बजे जो क्लास होती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।